नमस्कार दोस्तों, टीचर्स पॉइंट 24/7 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ईवीएस सीरीज और ईवीएस सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ईवीएस सीरीज बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, एमपी टेट हो या बिहार का टेट हो, उसके बिहाफ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि लेक्चर को हम आगे बढ़ाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले अपने सारे वीडियोस में डिस्कस किया है कि ईवीएस का क्या पैटर्न होता है। 15 नंबर का ईवीएस कंटेंट आता है, 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है। तो ये जो पहला पार्ट है, पार्ट वन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ईवीएस कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ईवीएस कंटेंट की बात करें तो ये है उसका ईवीएस कंटेंट का सिलेबस। इस ईवीएस कंटेंट के सिलेबस में परिवार, मित्र, संबंध, कार्य और खेल, ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जिसकी हम बात करेंगे उसकी बात करेंगे हम जंतु एवं पौधों के बारे में। और इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पहली वीडियो जिसमें हमने पौधों के बारे में डिस्कस किया है, इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो जंतु एवं पौधों में हमने पौधों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं किसके बारे में, जंतुओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जंतु या पशु जिसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं जो हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वातावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सी टेट, टेट, सुपर टेट, इन सब में जो प्राइमरी पेपर 1 होता है उसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या क्या चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए, अगर सबसे पहले हम प्लांट्स एंड एनिमल, जंतु और पौधों के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जंतुओं के बारे में। तो जंतुओं के बारे में जो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आपको हम पहली चीज़ बता दें कि ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करा रहे हैं। पहले हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे और आपका कोई भी कंटेंट छूटने ना पाए। चलिए, तो आगाज़ करते हैं सी टेट 2023 के परिप्रेक्ष्य से, जो हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है जंतुओं के बारे में। ठीक है, तो अगर जंतुओं के बारे में सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पृथ्वी के वातावरण में असंख्य प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा अर्थ है, इस पे कितने, मतलब हजारों करोड़ों प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके वास स्थान, प्रजनन, भोजन, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। कोई किसी अलग तरीके के वास स्थान पे रहता है, कोई अलग तरीके का भोजन करता है, कोई अलग, किसी के प्रजनन क्रियाएं अलग होती हैं। तो लेकिन इनके अलावा जो जंतुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जंतु जो हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। ठीक है, और मनुष्य के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे क्या करके आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं और किस तरह से ये हम मनुष्यों के लिए लाभकारी होते हैं। अगर हम मानव इतिहास की बात करें तो मानव के प्रारंभिक इतिहास, जीवन के जो इतिहास था, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी की रही है तो वो जंतुओं की रही है। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर गई है, हम कार यूज़ कर रहे हैं, एरोप्लेन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तब मानव अपने शुरुआती दिनों में जब वो स्ट्रगल कर रहा था, जब वो जंगलों में रहता था, तो कहीं कहीं अगर हम देखें तो कहीं हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक वो इन्हीं जंतुओं पर निर्भर रहता था। चाहे वो भोजन के सामग्री के लिए हो, पालतू जंतुओं की बात कर रही हो, रक्षा की बात करी हो, या फिर यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना हो, तो वो सारी की सारी डिपेंडेंसी जो थी वो किन्हीं ना किन्हीं इन्हीं जंतुओं पर निर्भर हुआ करती थी, जब मानव शुरुआती दिनों में अपने स्ट्रगल में जूझ रहा था। टेक्नोलॉजीज के आने से पहले की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से मनुष्य की तरह जंतुओं को भी आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। आवश्यक सी बात है। हमने शुरू में बात करी थी जब, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या था, पूरे पूरे इस एटमॉस्फेयर को, पूरे इस इन्वायरमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक था सजीव और एक था निर्जीव। ठीक है, तो जब हम सजीवों की बात करेंगे तो सजीवों में एक पार्ट तो हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्लांट्स कहते हैं, जिसे हम पौधे कहते हैं।
ये भी क्या है, ये भी सजीव के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम निर्जीव सजीव के दूसरे पार्ट की बात करें तो ये सजीव का दूसरा पार्ट कौन सा है, सजीव का दूसरा पार्ट यही कौन है, जंतु हैं। हालांकि मनुष्य भी एक प्रकार की जंतु की श्रेणी में आता है, सजीवों की श्रेणी में भी हम लोग भी आते हैं, लेकिन हमारी कैटेगरी थोड़ी सी उनसे अलग है। अगर हम मानव के इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं हम चिंपैंजी से डिराइव होकर धीरे धीरे विकास को करते हुए यहाँ तक आज के समय में यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी इन्हीं जंतुओं की कैटेगरी में पहले भी आते थे। तो जंतुओं को भी जैसे हमारे लिए जीवन के लिए आवास, घर की ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है, जल की आवश्यकता होती है, तो उसी तरह जंतुओं को भी सर्वाइव करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और पारिवारिक सदस्यों की भांति बालक भी पालतू पशुओं के स्वभाव, आवास, विभिन्न क्रियाओं एवं भोजन आदि पर जानकारी रखता है। और ये जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, ये जो पालतू जानवर होते हैं, इनका कहीं ना कहीं जो नया बालक होता है, इनके बिहेवियर से भी वो क्या करता है, वो सीखता है और उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जंतुओं के वासस्थान के बारे में, मतलब कि जंतु ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, जंतुओं के वासस्थान, मतलब कि जंतुओं के आवास के बारे में, ठीक। तो किस किस जगह पे ये जंतु रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, जंतु उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल हो, ठीक है, और उनकी खाद्य सामग्रियों के लिए अनुकूल हो। तो जो सबसे पहला इनका जो क्राइटेरिया है जंतुओं के रहने का, ये डिसाइड करने का कि वो कहाँ रहेंगे, ये निर्णय लेने का कि वो किस स्थान पर रहेंगे, तो सबसे पहला इनका जो क्राइटेरिया है वो ये होता है कि जिस जगह पे ये रह रहे हैं वो जगह उनके लिए अनुकूल हो तथा पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री वहाँ पे उपलब्ध हो। आज पृथ्वी के प्रत्येक भाग से भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ जंतु जल में रहते हैं, ठीक है, जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस, ये सब क्या है, ये सब जल में रहते हैं, क्योंकि यहाँ इनका जो एटमॉस्फेयर है या जो खाद्य सामग्री है या जो इनकी अनुकूलन है जो इनका, वो यहाँ पे क्या है, जल में ज़्यादा है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनकी शारीरिक बनावट भी इस तरीके से की हुई है कि ये जल में रहने के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो कुछ जंतु जल में रहते हैं तो कुछ जंतु स्थल पर निवास करते हैं, ठीक है, जैसे पक्षी एवं स्तनपायी, मानव भी उनमें से एक कैटेगरी है जो स्थल पे निवास करना पसंद करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो जल पर भी रहते हैं और स्थल, भूमि पर, दोनों पर रहते हैं, मतलब कि वो दोनों ही कैटेगरी में कंफर्टेबल हैं कि वो दोनों जगह पे रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। उनकी शारीरिक बनावट इस तरीके से अनुकूलित है कि वो दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, उभयचर जंतु कहा जाता है। जैसे मेढक हो गया, मेढक अगर आप जल में भी वो रह सकता है और उसके अलावा वो जमीन, मतलब कि स्थल पे भी आराम से रह सकता है, ठीक है। तथा इसके अलावा ही कुछ जंतुओं की अगर पहचान की बात करें तो कुछ जंतुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। दरअसल ये धारीदार जो चिन्ह होते हैं ये उनके अनुकूलन के गुणों के कारण ही वहाँ पे उनके शरीर में उस तरह की बनावट बन जाती है। ऐसा नहीं है कि धारीदार चिन्ह जो उनके शरीर पर पाए जाते हैं वो कोई विशेष कलरिंग स्कीम, वहाँ पे विशेष पेंटिंग की जाती है, तो ऐसा नहीं है। जो उनके अनुकूलन के गुण हैं उसी के कारण उनके शरीर पर जो है वो धारीदार चिन्ह जो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बनते बनते धीरे धीरे विकसित हो गए। और अनुकूलन के गुणों के कारण कभी कभी ये जलवायु के हिसाब से भी उस तरीके से वहाँ पे विकसित हो गए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, और धीरे धीरे करके वो ट्रांसफॉर्मेशन का रूप लेते हुए वहाँ तक पहुँच गए। चलिए, अगर हम अब जंतुओं के वर्गीकरण की बात करते हैं कि जंतुओं को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कि उसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो दरअसल हम जंतुओं को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उनकी शारीरिक रचना के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, पोषण के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, आवास के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, स्वभाव और उपयोगिता के आधार पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं जंतुओं को। तो ये एक ओवरऑल कैटेगरी जो जंतुओं की बनती है कि किस किस आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो क्या है, शारीरिक रचना के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, पोषण के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, आवास के स्थान पर आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ स्वभाव एवं उपयोगिता के आधार पर भी इनका वर्गीकरण क्या किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक। तो अब हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे जो हम शारीरिक रचना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, ठीक,
अगर हम शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो ये बेसिकली दो मेन कैटेगरी इनकी बनती है शारीरिक रचना के आधार पर। पहली जो कैटेगरी बनती है वो कशेरुकी बनती है, दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो अकशेरुकी बनती है। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी है आपकी 3rd से लेकर के 5th तक की पूरा के पूरे एनसीईआरटी से ये पूरा कंटेंट उठाया गया है, ठीक है। तो जो भी एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से हम आपको उसका जो निचोड़ है वो निचोड़ यहाँ पे रख रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम शारीरिक रचना के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं तो कशेरुकी होता है और एक होता है अकशेरुकी। तो कशेरुकी जंतु कौन होते हैं और अकशेरुकी? तो कशेरुकी जंतु वे होते हैं, कशेरुकी जंतु इनमें जंतुओं की अस्थियों एवं उपास्थियों से बना कंकाल पाया जाता है। दरअसल कशेरुकी जंतु वो होते हैं जिनमें हड्डियां या रीढ़ रज्जू, ठीक है, मतलब कि अस्थियां और उपास्थियां ये दोनों से मिलकर इनका जो कंकाल बनता है ये इसे कहते हैं हम लोग कशेरुकी जंतु। इसके उदाहरण कौन है? जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब क्या, ये सब कशेरुकी जंतु हैं, ठीक है। मतलब इनके शरीर के अंदर जो कंकाल होता है, कंकाल के अंदर क्या होता है, अस्थियां एवं उपास्थियां होती हैं, ठीक है, हड्डियां जिसे हम कहते हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। वहीं पे जो अकशेरुकी होते हैं इस वर्ग के जंतुओं में शरीर में अस्थियां एवं उपास्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए, तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो कशेरुकी और अकशेरुकी ऐसे जंतु जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम एकदम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एकदम ऊंचे स्तर से बात करें, ऊपरी स्तर से, तो कशेरुकी जंतु वो जंतु होते हैं जिनमें अस्थियां पाई जाती हैं। अकशेरुकी जिनमें अस्थियां और उपास्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है, वो कौन हो गए, अकशेरुकी हो गए। अब जैसे इसके उदाहरण क्या हो गए, केचुआ हो गया, ठीक है, केकड़ा हो गया, दीमक हो गया, बिच्छू हो गए। इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक। तो इनके अंदर जब हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, जो किस कैटेगरी में आ गए, ये अकशेरुकी हो गए। और जिनके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं वो क्या होगा, कौन हो गए, कशेरुकी जंतु हो गए। तो अगर आपसे ये चीज़ पूछी जाती है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कशेरुकी और अकशेरुकी में क्या डिफरेंस होता है। कशेरुकी के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, अकशेरुकी जंतुओं के अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। ये जो है शारीरिक रचना के आधार पर जो जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है ये वो है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। तो शारीरिक रचना के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो शारीरिक रचना के आधार पर हम जंतुओं को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी जंतु जिनके अंदर अस्थियां एवं कंकाल पाया जाता है, अकशेरुकी जंतु जिनके अंदर अस्थियां उपास्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है। चलिए अब हम दूसरा जो बात करेंगे वो पोषण के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे, ठीक, कि पोषण के आधार पर हम जंतुओं को किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम पोषण के आधार पर बात करें तो इसमें दरअसल स्वपोषी या आत्मपोषी ये इनकी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी या आत्मपोषी कौन होता है, ऐसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे युगलीना एक जंतु है जो जिसमें आत्मपोषी होने के लक्षण क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो युगलीना में कोरोप्लास्ट नामक एक तत्व पाया जाता है जिससे क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाने में स्वयं समर्थ होते हैं। हालांकि इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए, लेकिन युगलीना जो है वो क्या है, युगलीना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। वहीं पे अगर हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे पौधों के बारे में जब पढ़ रहे थे तो पौधे क्या करते थे, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते थे, खुद बना रहे थे, ठीक है। लेकिन जंतुओं के पास ये उपलब्ध नहीं है, जंतुओं को किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होना होता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये दरअसल पौधों पे डिपेंड होते हैं और उसके बाद जो और भी कई तरह के इनके पास विकल्प उपलब्ध होते हैं, उन विकल्पों के आधार पर भी ये रहते हैं। तो स्वपोषी के बाद जो आता है परपोषी, इसमें क्या है, दरअसल इस कैटेगरी में बाकी के सारे जंतु इसी कैटेगरी में पाए जाते हैं। अगर हम पोषण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो पहला तो वर्गीकरण हो गया कौन, स्वपोषी। और परपोषी मतलब दरअसल परपोषी वो होता है कि जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। दूसरा कौन होगा, वो कोई भी एक्सवाइजेड, कोई जंतु हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो दरअसल अगर हम स्वपेशी वाली कैटेगरी को छोड़ दें, इस युगलेना वाली कैटेगरी को छोड़ देते हैं तो बाकी के जितने भी जंतु होते हैं वो इसी परपोषी की कैटेगरी में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रायः सभी जंतु जो है अपने पोषण के लिए वो दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं।
उनके पास ऐसा खुद का कोई सिस्टम नहीं। जैसे अगर हम मानव की बात करें तो मानव के पास ऐसा खुद का कोई सिस्टम नहीं है कि वो अपना भोजन स्वयं बना ले। भोजन अगर बनाने की हम बात कर रहे हैं तो भोजन बनाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं जो आप किचन में जाके भोजन बनाते हैं, नहीं, जिस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप भोजन बनाते हैं, जिस जैसे अगर आप राइस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, राइस अगर चावल को आप यूज़ कर रहे हैं तो चावल आपने नहीं बनाया है। चावल ये एक विशेष प्रकार का चावल का पौधा था जिससे आपने चावल क्या किया है, बनाया है। वहीं पे अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं भी आपने नहीं बनाया है। गेहूं भी क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जिससे आपको ये गेहूं मिला है उस पौधों से। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो मनुष्य भी किस पे डिपेंड है, मनुष्य भी इन्हीं मतलब ये परपोषी जो होते हैं या तो पौधों पे डिपेंड है, अगर हम मोटे तौर पे कहें पौधों पर डिपेंड है, या तो किसी और जंतु पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपने भोजन के लिए। तो यूग्लिना को छोड़कर सारे जंतु परिपोषी की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे एक और वर्गीकरण देखते हैं कि कोशिका के आधार पर जंतुओं का क्या वर्गीकरण हो सकता है। तो कोशिका के आधार पर भी जंतुओं को अगर वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पे हमें वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। पहला क्या है, एक कोशिकीय जंतु, दूसरा है बहुकोशिकीय जंतु। ठीक, तो एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। अगर हम कोशिका के आधार पर डिवाइड करें, कोशिका मतलब क्या होता है, सेल्स के आधार पर हम डिवाइड करें, तो सेल्स के आधार पर डिवाइड करने पर ये दो कैटेगरी बनती है। अब देखते हैं एक कोशिकीय जंतु कौन होते हैं। तो दरअसल इस कैटेगरी में जो जंतु आते हैं उनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, मतलब कि ये बहुत छोटे जंतु होते हैं जिन्हें नॉर्मल आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, और इनका जो पूरा का पूरा शरीर होता है वो एक कोशिका से बना होता है। जैसा कि कौन होता है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं ये सब एक कोशिकीय जंतु कहा जाता है, जिन्हें प्रोटोजोअन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये कौन है, ये एक कोशिकीय जंतु हैं। कौन, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, मतलब इनका जो पूरा का पूरा शरीर है वो सिर्फ एक सेल को लेकर, एक सेल से बना हुआ है, सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है। बहुकोशिकीय जंतु कौन होते हैं, तो दरअसल इस कैटेगरी में के जंतु जो होते हैं इनका शरीर जो है कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, वो कहाँ पे आते हैं, वो बहुकोशिकीय के कैटेगरी में आते हैं। अब हम अगर बात करें कि प्रजनन के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो जंतुओं को किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर हम प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो जो पहली कैटेगरी बनती है वो बनती है किसकी, अंडायुज की कैटेगरी बनती है। अंडायुज कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि ऐसे जंतु, मतलब इस कैटेगरी में वो जंतु आते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो अंडा देते हैं, मतलब जो अपनी पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ाने के लिए उस जनरेशन के प्रोग्रेस के लिए क्या करते हैं, ये अंडा देते हैं। जैसे कौन हुआ, जैसे छिपकली हुआ, मेढक हुआ, या कई तरह के पक्षी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो अंडा देते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट सभी तरह के जो पक्षी होते हैं वो अंडा ही देते हैं। कुछ विशेष एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे पेंगुइन की अगर बात करें तो पेंगुइन असल पक्षी की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन वो अंडा नहीं देता है। ठीक है, तो अंडायुज कैटेगरी में वो होते हैं कि ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, जो अंडा देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जरायुज की। तो जरायुज की कैटेगरी में वो जंतु उपस्थित होते हैं तो जो क्या करते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं बल्कि जो बच्चा पैदा करते हैं, वो क्या होते हैं, वो जरायुज की कैटेगरी में उनको रखा जाए। जैसे कि अगर हाथी हुआ, गाय हुआ, मनुष्य हुआ, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, जरायुज की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अंडायुज है या जरायुज है या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये समझना है कि अंडायुज जरायुज में क्या डिफरेंस होता है। जो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंडायुज कहते हैं। हालांकि नाम से ही क्लियर हुआ होगा, जरायुज जो नाम है वो थोड़ा सा हिंदी वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा सा आपको नया लग रहा हो कि जरायुज क्या होता है। तो जरायुज दरअसल इस कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, इस कैटेगरी के जंतु दरअसल बच्चा देते हैं, तो इसलिए इन्हें जरायुज की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि वास स्थान पे जंतुओं के आधार पर इनका क्या वर्गीकरण किया जा सकता है। वास स्थान मतलब कहाँ पे ये जंतु, जहाँ पे ये जंतु रहते हैं उसके आधार पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हम इन्हें किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहली कैटेगरी यहाँ पे बन रही है वो किसकी बन रही है, स्थलीय, मतलब कि ऐसे जंतु जो जमीन पर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जंतु जो जमीन में स्थल पर पाए जाते हैं, इन जंतुओं को क्या कहते हैं, इन जंतुओं को स्थलीय जंतु की श्रेणी में
रखा जाता है। जैसे जिनका आवास स्थान जो है वो स्थल पर कहीं जमीन पर स्थित होता है। जैसे कौन होता है, जैसे मनुष्य हो गए, छिपकली हो गए, चूहा हो गया, बंदर हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब जो है दरअसल स्थलीय जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। ये जो कैटेगरी हम बना रहे हैं, ये किसके स्थान पर बना रहे हैं? ये हम वास स्थान के आधार पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो जलीय कैटेगरी होती है। जलीय कैटेगरी का मतलब है कि ऐसे जंतु जो जल में रहते हैं, तो जल में पाए जाते हैं, उन्हें जलीय जंतु कहा जाता है या जलीय कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया जाता है। इसे कहते हैं कैसे? जैसे मछली हो गए, स्पंज हो गए, ये सब क्या होता है? ये लोग 24 आवर 24/7 ये जो हमेशा जल में ही पाए जाते हैं। जल से बाहर इनका जीवन संभव नहीं है, या तो ना के बराबर है। अगर थोड़ी देर जीते भी हैं तो वो थोड़ी देर के लिए ही होगा, इससे ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जलीय जंतु कहा जाता है। और ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें जलीय कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पे हम उन एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं जो हम अपने डेली लाइफ में जिनसे इंटरेक्ट होते हैं। एक तीसरी कैटेगरी बनती है जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीय जंतु। ठीक है। तो मरुस्थली दरअसल जंतु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। दरअसल बेसिकली जो जंतु मरुस्थल में रहने के लिए ज़्यादा सर्वाइवल करने के लिए ज़्यादा अनुकूलित हो जाते हैं, ज़्यादा अनुकूलन होता है उनका मरुस्थल में रहने के लिए, रेगिस्तान में रहने के लिए। राजस्थान जैसे अगर रेगिस्तान की बात करें, राजस्थान जैसे हो गया, वहाँ पे रेगिस्तान काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें मरुस्थलीय जंतु कहते हैं। जैसे ऊँट हो गया। एक ऊँट एक सबसे अगर हम कहें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मरुस्थलीय जीव का। हालांकि विषैली छिपकलियाँ और भी कई प्रकार के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं जो मरुस्थल में अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे पौधे वालों सेगमेंट में हम लोग पढ़ा था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मरुस्थल में रहने के ज़्यादा मरुस्थल में उनकी सर्वाइवल ज़्यादा होती है, बल्कि वो पौधे यहाँ पे रह सकते हैं, बट यहाँ के जो नॉर्मल पौधे हैं वो मरुस्थल में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसे जंतुओं की भी कैटेगरी में मरुस्थलीय जंतु हैं, ऐसे जंतु जो जिनकी बनावट जो है जो ज़्यादा करके मरुस्थलीय स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। उसके बाद एक और कैटेगरी बनती है जिसे हम कहते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी जंतु ऐसे होते हैं जिनमें जो बच्चा पैदा करते हैं। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में स्तनधारी के बारे में बात की, जहाँ पे हम अंडायुज और जरायुज की बात कर रहे हैं, तो इसे हम स्तनधारी भी कहते हैं। ऐसे जंतु जो बच्चा पैदा करते हैं, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये स्तनधारी कहलाते हैं। और इसके साथ साथ इन जंतुओं में स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ठीक है। इसके उदाहरण से क्या हो गया? गाय हो गया, हिरन हो गया, चूहा, हाथी, चमगादड़, मनुष्य, ये सब कौन है? ये सब स्तनधारी जीव हैं। तो अगर आपसे पिछले जब हम लोग बात कर रहे थे कैटेगरी की, वहाँ पे हम लोग जरायुज और अंडायुज की बात कर रहे थे। उस कैटेगरी में मनुष्य किस में था? जरायुज में आ रहा था। लेकिन अगर आपको वास स्थान पे वर्गीकरण की गई, वास स्थान पे मनुष्य को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है? तो स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय, स्तनधारी, वायुवीय। तो इसमें अगर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें से आप स्तनधारी चूज करेंगे। लेकिन अगर स्तनधारी ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो उसमें उस केस में आप स्थलीय ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य भी स्थल पर निवास करता है। लेकिन ये तभी आप चूज करेंगे जब स्तनधारी ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। अगली जो कैटेगरी बनती है वो कैटेगरी बनती है वायुवीय कैटेगरी बनती है। मतलब ऐसे जंतु जो वायुमंडल में दरअसल विचरण करते रहते हैं, उन्हें हम वायुवीय जंतु कहते हैं। और इस कैटेगरी में ज़्यादा करके कौन आते हैं? पक्षी आते हैं, डैको इत्यादि। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब वायुवीय की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया कि क्या वास स्थान पे जो हम लोग वर्गीकरण कर रहे थे, ये वर्गीकरण किसके स्थान पर? वास स्थान के आधार पर जो हम जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे थे। ठीक है। तो ये हो गया पूरा वर्गीकरण जंतुओं का। तो अगर आप यहाँ इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि उनको भी जो बेसिकली जो ज़मीनी नॉलेज होती है, उस ज़मीनी नॉलेज जो हम कहते हैं आधार जिसे बनाने की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम आधार से स्टार्ट करते हैं। मतलब जीरो से स्टार्ट हमने किया है। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पर आए और सीधा का सीधा आपसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिए। नहीं, पहले हम यहाँ पे आपके सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर पे बाद में आएंगे।
ठीक है। तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और डिस्क्रिप्शन में जाकर जो पहले की वीडियो जो हमने इन्वायरमेंटल की जो वीडियोज़ हैं, जो ईवीएस की वीडियोज़ हैं जो डिस्कस करी हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखें यहाँ तक आने से पहले। बाकी के शुरू के जो चैप्टर हैं वहाँ पे हमने डिस्कस करा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि जंतु में पाई जाने वाली खाद्य आदतें, मतलब खाद्य आदतों के आधार पर हम यहाँ पे कौन कौन से आदत जंतुओं के अंदर पाई जाती है। तो जंतुओं को शारीरिक वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, दरअसल यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है यहाँ पे ऊर्जा। हमें कोई भी जंतुओं को कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत ऊर्जा की कहाँ से पूरी होगी, वो ज़रूरत हमें पूरी होगी कहाँ से, खाद्य पदार्थों से पूरी होती है। जब खाद्य पदार्थ हम खाएंगे, ग्रहण करेंगे, वो अंदर जाकर क्या करेगा, उसका पाचन तंत्र उसका जारण करेगा, जारण करने के बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उसी एनर्जी का यूज़ करके हम सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे हम और आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सारी की सारी क्रियाएं किस बेस पे कर रहे हैं, सारी की सारी क्रियाएं ऊर्जा के आधार पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्या है, शारीरिक वृद्धि के लिए, ठीक है, और शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए हमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ये ऊर्जा हमें खाद्य सामग्रियों से मिलेगी। और अब देखते हैं कि खाद्य सामग्री में कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास जंतुओं के लिए उपलब्ध है। तो अगर हम और बात करें तो कुछ प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं, पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तथा कुछ जंतु होते हैं जो जंतुओं और पौधों दोनों से अपना भोजन का प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो जंतुओं पर भी डिपेंड होते हैं और पौधों पर भी डिपेंड होते हैं, वहां से अपना भोजन का व्यवस्था ये लोग करते हैं। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंतुओं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूरे के पूरे चीज़ों को देखा जाता है, खाद्य पदार्थों के खाद्य प्रक्रियाओं के आधार पर देखा गया, तो जंतुओं को बेसिकली इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पहला शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी है, तीसरा सर्वाहारी है। तो शाकाहारी की अगर हम बात करें तो ऐसे जंतु जो सिर्फ और सिर्फ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं या पौधों को खाते हैं भोजन के स्वरूप, वो शाकाहारी जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। जैसे घोड़े हो गए, ऊँट हो गए, गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरियाँ हो गई। ठीक, और इनकी कैटेगरी इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनकी विशेषता ये होती है कि इनके दांत जो है चौड़े और सपाट होते हैं, जिससे वे क्या करते हैं, चारे को आसानी से चबा पाते हैं। तो जो शाकाहारी कैटेगरी हो गई, शाकाहारी कैटेगरी का मतलब ये है कि ऐसे जंतु जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट रहते हैं, पेड़ पौधों से ही के द्वारा ही अपने खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था करते हैं, वही वो खाते हैं, तो वो कौन से हो गए, वो शाकाहारी कैटेगरी के जंतु हो गए। दूसरी कैटेगरी जो बनती है वो मांसाहारी कैटेगरी बनती है। इस कैटेगरी के जंतु क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ये अपनी इनके खाद्य पदार्थ में क्या शामिल होते हैं, इनके खाद्य पदार्थ में दूसरे जंतु शामिल होते हैं टोटली। ठीक, और इस कैटेगरी में कौन आता है, इस कैटेगरी में शेर आता है, चीता आता है, भेड़िया आता है, लोमड़ी भी कहीं कहीं इस कैटेगरी में आ जाती है। तो ये जो जंतु होते हैं, ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाकर उनको ग्रहण करते हैं। तथा देखिए पहले कैटेगरी में क्या था, दांत चौड़े एवं सपाट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दांत लंबे एवं नुकीले होते हैं। इस कैटेगरी में क्या होता है, जंतुओं के दांत लंबे और नुकीले होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अपने खाद्य पदार्थ को आसानी से काट सके और चीर सकें। क्योंकि यहाँ पे शिकार करना है इनको, किसी दूसरे जंतु को मार कर खाना है या मरे हुए जंतु को खाना है, तो उस कैटेगरी में इनके पास कोई चाकू की व्यवस्था तो है नहीं कि वो वहाँ पे चाकू ले जाके काटेंगे। तो प्रकृति ने इनके दांत को ही उस कैटेगरी से उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वे अपने दांत या हाथ पैर का उपयोग करके, पंजों का उपयोग करके उस जो भी जंतु है उसको काट सके, उसको चीर सकें। ये चीज़ें हो गई। तीसरी जो कैटेगरी बनती है ये होती है किसकी, ये सर्वाहारी कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी है शाकाहारी, मतलब जो सिर्फ पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करेंगे। दूसरी कैटेगरी मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाएंगे, मतलब दूसरे जंतुओं को मारकर या मरे हुए जंतुओं को खाएंगे, मांस खाएंगे। तीसरी कैटेगरी जो बनती है वो सर्वाहारी कैटेगरी की बनती है। मतलब ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों का भी के द्वारा भी भोजन ग्रहण करते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, दोनों। मतलब जो शाकाहारी वाले टर्म में भी आते हैं, मांसाहारी भी वाले टर्म में भी आते हैं, वो कौन हो गए, वो हो गए सर्वाहारी।
तो ये पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। और इस कैटेगरी में कौन आते हैं? हम और आप मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य इसी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में? सर्वाहारी की कैटेगरी में। तथा कुत्ते भी सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं, बिल्ली भी सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं। इनके दांत चौड़े सपाट होते हैं तथा कुछ कुछ इनके दांत नुकीले और लंबे भी प्रकार के होते हैं। तो ये जो खाद्य पदार्थों के आधार पर जो हमने डिवाइड किया, ये 3 कैटेगरी बनती है जंतुओं की: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी की। अब हम बात करेंगे कि ये जो जंतु हैं, ये जो सजीव प्राणी हैं, इनमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, दरअसल ये सांस कैसे लेते हैं। तो सभी जंतु श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। सांस लेना श्वसन तंत्र की आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमें जंतु ऑक्सीजन के तौर पर हवा को, गैस को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको बाहर निकाल देता है। ठीक। सांस लेना क्या, जैसे हम आप सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से सारे जंतु जो होते हैं, सारे जितने भी सजीव होते हैं, उनके अंदर यह श्वसन की प्रक्रिया भी होती है। सजीवों के अंदर अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे भी सजीवों के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनके केस में क्या होता है? इनके केस में रिवर्स होता है। दरअसल ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है। मतलब O2 ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ये बाहर निकालते हैं। और मनुष्य मतलब बाकी के जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं की बात करी है और किस तरीके से वो सांस लेते हैं, किस अंग का उपयोग करके वो सांस लेते हैं, उसके बारे में बात करें। जैसे दरअसल अगर हम मेढक की बात करें तो मेढक फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस ले सकता है। मेढक जब बाहर होता है तो वो फेफड़ों से सांस लेता है। जब मेढक अंदर होता है पानी के अंदर, क्योंकि ये उभयचर प्राणी के अंदर आता है, अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये किसके बारे में बात की थी? उभयचर प्राणी की कैटेगरी में आता था मेढक। मतलब ये जमीन पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। तो मेढक जब जल में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, हल्का सा त्वचा इसकी निकली हुई होती है, उसी त्वचा की सहायता से सांस लेता है। और जब ये जमीन पर होता है तो ये फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है। अगर हम केचुआ की बात करें तो ये किससे? ये त्वचा की सहायता से सांस लेता है। मक्खी और कॉकरोच की बात करें तो इनके अंदर एक वातक होता है जिसकी सहायता से ये सांस लेते हैं। मनुष्य, शेर, सांप एवं पक्षियों की अगर बात करें तो इनके अंदर फेफड़े होते हैं जिसे हम फुफ्फुस कहते हैं, तो ये फेफड़ों की सहायता से ये सांस लेते हैं। ऑक्टोपस और अगर मछली की बात करें तो इनके अंदर गिल होता है, क्लोम जो होते हैं, उसकी सहायता से ये सांस लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन की अगर बात करें तो इनके अंदर भी क्या होता है? इनके अंदर भी फेफड़े होते हैं, इनके अंदर भी नासाद्वार वात छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से ये क्या करते हैं? ये सांस लेते हैं। तो ऐसे ही कैटेगरी में होता है। अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि मछली कैसे सांस लेती है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि मछली यहाँ पे कैसे सांस लेती है, अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है फेफड़ा, त्वचा, वातक या हैकिया और गिल, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मछली हमेशा हमें और किससे सांस लेती है? गिल से सांस लेती है। गिल की सहायता से ये अपनी जो श्वसन प्रक्रिया होती है ये गिल की सहायता से पूरी करती है। हम बात करते हैं जंतुओं द्वारा गति। मतलब गति का मतलब है कि कैसे ये चलते फिरते हैं। ठीक। हम जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या कर लेता है? मनुष्य चलता है दरअसल। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जंतु हैं जो गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने के लिए इनकी एक विशेष प्रक्रिया होती है। गति की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसका यूज करके ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। तो प्रायः जो है सभी जंतु क्या होते हैं? वो सभी जंतु गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कैसे जाएंगे उसकी बात हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से वो क्या करते हैं? गति करते हैं। और उसी गतिशीलता को हम लोग क्या करेंगे? आज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अलग अलग तरह के प्राणी किस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो चलने वाले जंतु की बात करेंगे। ऐसे जंतु जो चलते हैं। ठीक है। कौन जंतु आते हैं? मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय। ये सारे जंतु क्या करते हैं? ये सारे जंतु अपने पैरों का उपयोग करके चलते हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी में जो जंतु आते हैं उन्हें कहते हैं हम रेंगने वाले जंतु। जैसे केचुआ हो गया, सांप हो गए। ये क्या करते हैं? अपने वलय व पेशियों की सहायता से, केचुए पेशियों एवं थूक की सहायता से क्या करते हैं? गति करते हैं, मतलब ये चलते हैं। इन्हें हम रेंगने वाले जंतु कहते हैं।
तीसरी जो कैटेगरी आती है उड़ने की कैटेगरी होती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये पैरों का उपयोग कम करते हैं बल्कि अपने पंखों का उपयोग करके उड़ते हैं। तो दरअसल उड़ने की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कौन आते हैं? पक्षी आते हैं। ठीक, तो उड़ने वाले जंतु पक्षियों द्वारा उड़ने का कार्य किया जाता है, मतलब ये अपने पंखों की सहायता से क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो पक्षी प्रायः अधिकांश 99% केस में 99.99% केस में क्या होते हैं? उड़ने वाली कैटेगरी में सारे कौन आते हैं? पक्षी आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शुतुरमुर्ग और एमू ये दोनों ऐसे पक्षी हैं जो उड़ते नहीं हैं, बल्कि ये क्या करते हैं? ये तेज गति से भागते हैं। ठीक है, तो सभी पक्षी क्या होते हैं? उड़ते हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है, ये जो अपवाद है, कौन? शुतुरमुर्ग और जो एमू है, ये उड़ते नहीं हैं, बल्कि ये क्या करते हैं? ये तेज गति से भागते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है, शुतुरमुर्ग हमेशा क्या करता है? भागता है। तथा उल्लू एक तरह का पक्षी है जो अपनी गर्दन क्या करता है? पीछे तक घुमा लेता है। पीछे तक घुमाने का मतलब कौन? मतलब अगर डायरेक्ट हम लोग अपनी गर्दन सिर्फ क्या करते हैं? दाएं या बाएं घुमा सकते हैं, लेकिन उल्लू जो है वो अपने गर्दन क्या करता है? 360। ये कौन है? मिस्टर 360 हैं। सूर्य कुमार यादव और AB डिविलियर्स के बाद इनका स्थान आता है 360 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं तैरने वाले जंतुओं के बारे में। तो तैरने वाले जंतुओं में दरअसल मेढक, मछली के साथ साथ बत्तख जैसे भी एक बत्तख दरअसल एक तरह का क्या होता है? पक्षी होता है, जो क्या कर सकता है? तैर होता है। दो तैरते हैं या फिर फुदकते हैं। तो मेढक, बकरी, ये सब क्या हो, सॉरी, मेढक और मछली ये सब क्या हो, ये सब कौन होता है? ये सब तैरने की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कॉकरोच है, कॉकरोच जो है ऐसा जीव है जो चल भी लेता है, उड़ भी लेता है और चल भी लेता है। ये सारी की सारी कैटेगरी का सारे काम कर लेता है। कौन? कॉकरोच। ये एक ऐसा जंतु है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? चलने की कैटेगरी में मनुष्यों को डिवाइड कर, मतलब जो चल रहे थे वो उड़ नहीं पा रहे थे, जो उड़ पा रहे थे वो चलते कम थे, या जो पानी में तैरते थे वो दौड़ नहीं पाते थे। लेकिन कॉकरोच क्या है? कॉकरोच इन तीनों चीज़ों में एक्सपर्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जंतुओं के बीच में प्रजनन के बारे में। दरअसल संतानोत्पत्ति के लिए प्रजनन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और संतानोत्पत्ति के ही द्वारा हम जनरेशन जो होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम लोग जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, वो सारे जंतु जो जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं वो संतानोत्पत्ति के द्वारा ही, प्रजनन के द्वारा ही उस प्रक्रिया को संपन्न कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रजनन दो प्रकार की होती है। अगर हम एकदम ऊपर वैज्ञानिक भाषा में बात करें, इन्वायरमेंटल की स्टडीज़ की टर्म में अगर हम बात करें, तो प्रजनन दो प्रकार की होती है। पहली होती है जरायुज, दूसरी होती है अंडप्रजक। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो जरायुज में क्या होता है? इसमें प्रजनन क्रिया के दौरान बच्चों का जन्म होता है, जैसे गाय, कुत्ता, मनुष्य, हाथी। जब प्रजनन क्रिया के बाद डायरेक्ट बच्चे का जन्म होता है तो उसे हम जरायुज की कैटेगरी में कहते हैं। अंडप्रजक, इसमें प्रजनन क्रिया के बाद दरअसल अंडे उत्पन्न होते हैं और अंडों से फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो ये अंडप्रजक, ये अंडायुज की कैटेगरी भी किसे कहते हैं, या फिर अंडप्रजक की कैटेगरी भी कहते हैं। खास करके इसमें कौन होते हैं? इसमें पक्षियाँ होते हैं, मेढक होते हैं, बतख होती हैं, मछली होती हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे कि पक्षियों में ज़्यादा करके क्या होते हैं? अंडा देने की प्रकृति होती है, तो ये अंडायुज की में कैटेगरी में आते हैं, ये अंडे देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग है। चमगादड़ जो है, चमगादड़ एक पक्षी है जो अंडा नहीं देती है। ठीक है, व्हेल मछली और सील मछली आदि क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ जो हम परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा के बाद उसकी एक किसकी बात करेंगे? उसके एक अपवाद की बात करेंगे कि एक्सेप्शन केस भी होते हैं। जहाँ पे हम अंडा देने की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि ज़्यादातर के पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे चमगादड़ एक पक्षी है लेकिन ये अंडा नहीं देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कुछ जीव और उनके बच्चों को क्या कहते हैं। जैसे भालू और शेर के बच्चों को हम क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। तितली के बच्चों को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। कौवा, पेंगुइन और पक्षी के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पे पेंगुइन भी एक तरीका क्या है, एक भी एक तरीका पक्षी होता है, लेकिन ये कहाँ पे रहता है, ये पानी में रहता है, तैरता है ये, ठीक है। मेढक के बच्चे को हम टेडपोल कहते हैं, बाज के बच्चे को यास कहते हैं, कंगारू के बच्चे को जोयू कहते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, ऊंट, जिराफ, हाथी, घोड़ा, इन सब के बच्चों को हम बछड़ा या बछिया कहते हैं। बंदर के बच्चों को हम शिशु कहते हैं, चमगादड़, कुत्ता और शार्क के बच्चों को हम पिल्ला या पिल्ली कहते हैं, खरगोश के बच्चों को हम बन्नी कहते हैं। तो ये कुछ जीव हैं जिनके बच्चों का प्रोनाउंसिएशन हम अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भाषा में ये वर्ड, ये टर्म यूज़ करते हैं उनके बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। अब अगर हम बात करें जंतुओं की इंद्रियों के बारे में, तो सभी जंतुओं में 5 इंद्रियां ऑलमोस्ट पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा, ठीक है। ये 5 इंद्रियां लगभग सभी जंतुओं में पाई जाती हैं। सभी जीव जंतु अपनी इंद्रियों की सहायता से भिन्न भिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, ठीक है। तो सभी अगर हम जंतुओं के इंद्रियों की बात करें, तो इंद्रियों की अगर हम बात करें तो कितनी इंद्रियां पाई जाती हैं, ये हैं इसकी इंद्रियां। मतलब ये जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा, ये सभी जंतुओं में ये इंद्रियां होती हैं, पाई जाती हैं, और इन्हीं इंद्रियों का उपयोग करके वे अपने विभिन्न विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, कार्यों को पूरा करते हैं। और इनकी कुछ विशेषता होती है, उस विशेषता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे बाज, गिद्ध और चील, आँख तो सबके अंदर पाई जाती है, लेकिन इनकी जो दृष्टि होती है ये मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना तेज होती है, तथा वे अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं, ठीक है। चील जो है इतने ऊपर आसमान में उड़ता रहता है और वहां से डायरेक्ट वो अपने शिकार को निशाना बनाता है, ठीक। तो ये इसके आंखों की एक विशेष कैटेगरी हो गई। वहीं हम चींटियों की बात करें तो चींटियां जो हैं अपने समूह की चींटियों के द्वारा छोड़ी गई गंध को क्या कर लेती हैं, पहचान कर लेती हैं। मतलब सूंघने की शक्ति इनके अंदर क्या होती है, बहुत तेज होती है। अगर हम बड़े जीवों की बात करें तो बड़े जीवों में कुत्तों की सूंघने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम नॉर्मल जीवों की बात करें तो चींटियों के अंदर ये प्रवृत्ति, ये टैलेंट क्या होता है, और ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम कोई मीठी चीज़ रखते हैं, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, तो वहाँ पे चींटियाँ बहुत आराम से कैसे पहुँच जाती हैं, ऐसे ही सूंघ के पहुँच जाती हैं, ठीक। उसी तरीके से कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो मादा कीड़े के द्वारा उनकी गंध को पहचान लेते हैं, जैसे कि रेशम का कीड़ा जो होता है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो मादा कीड़े होते हैं उनकी गंध को वो क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। वहीं मच्छर की अगर बात करें तो मच्छर जो है शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी को जो है अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो मच्छर आँख की सहायता से, जो रात में मच्छर आपको काटते हैं तो दरअसल ये आँख की सहायता से हमें नहीं ढूंढते हैं। ये जो शरीर की गंध हमारी होती है और जो तलवे की हमारी गर्मी होती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर के हिसाब से क्या कर लेते हैं, ये हमको ढूंढ लेते हैं। सांप की कैटेगरी यहाँ पे एक बताई गई है कि सांप सुनता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग अभी तक, ठीक है, मूवीज़ में या फिर ऐसे केसेस में जो सांप के आगे बीन बजाते हैं, बीन की आवाज़ से सांप भाग आता है, तो दरअसल सांप के कान नहीं होते हैं, सांप सुनता नहीं है। ये क्या करता है, ये जमीन के कंपन से वस्तुओं को, चीज़ों को महसूस करता है। किससे, जमीन के कंपन से। इसीलिए आपने सांपों को देखा होगा, बार बार ये अपनी जीभ को क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, उसी के लिए, उसी चीज़ को महसूस करने के लिए ये क्या करते हैं, जीभ का भी उपयोग एक तरह से उसमें करते हैं। और सांप के अंदर कान नहीं होता है, सांप सुनते नहीं हैं। तो सांप के आगे जो बीन बजाता है, वह आपने अभी तक मूवीज़ में, टीवीज़ में या अपने आस पड़ोस के बड़ों से कहानियाँ सुनी होंगी। वो कहानियाँ क्या हैं, वो कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ किंवदंती कथाएं हैं। वास्तविक जीवन से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सांप के अंदर कान नहीं पाया जाता है। चलिए, पक्षियों की अगर हम बात करें तो पक्षी जो होते हैं एक ही समय में भिन्न भिन्न दिशाओं और भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो इंसान अगर लेफ्ट में देख रहा है तो सिर्फ लेफ्ट में देख पाएगा, राइट में देख रहा है तो सिर्फ राइट में देख पाएगा, सीधे देख रहा है तो सीधे देख पाएगा। लेकिन पक्षियों के अंदर, पक्षियों की जो आँख होती है वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो अलग अलग दिशाओं में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि इनके सिर के दोनों अर्थात दाईं और बाईं ओर 2 आँखें होती हैं, और इसी के कारण ये क्या होता है, इसी के कारण ये देखने में
सक्षम होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब अगर हम हाथी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम हाथी की अगर बात करते हैं तो हाथी का जो कान होता है वो सुनने के साथ साथ क्या करता है, हवा करने के भी काम में आता है। और इससे क्या करते हैं, हाथी अपने ताप को नियंत्रित करता है, किसकी सहायता से, कान की सहायता से। ये जो कान है, कान की सहायता से हाथी जो है अपना अपने शरीर का ताप भी क्या करता है, ताप नियंत्रण भी करता है, अपने शरीर के टेम्परेचर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि ये सुनने के साथ साथ हवा का भी काम करता है, क्योंकि इनके कान बड़े होते हैं तो कानों को जब ये फ्लैप करते हैं तो वो इससे क्या करता है, हवा देता है। वहीं पे भी एक और कैटेगरी है, जो कुत्ते होते हैं, बाघ होते हैं, शेर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने मलमूत्र की गंध से अपनी एक विशेष पहचान बनाते हैं, अपने किसकी, क्षेत्र की। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुत्ते जो होते हैं वो जगह जगह जाके यूरिन करते रहते हैं, पेशाब करते रहते हैं, ताकि ये क्या, दरअसल ये पेशाब करके अपना एक एरिया बना रहे होते हैं, अपना सर्कल बना, बाउंड्री बनाते हैं ये। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर ये सब वहाँ किसका है, ये हमारा एरिया है। और उसी को क्या करते हैं, उसी की गंध से ये क्या करते हैं, उसी की गंध से अपने एरिया को डिसाइड करते हैं। जब कोई तीसरा व्यक्ति उस एरिया में आता है तो क्या करते हैं, वो उसका विरोध करते हैं। वहीं पे अगर हम मेढक और छिपकली जैसे जीव की बात करें तो ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। हालांकि अभी तक कुछ कैटेगरी के जंतु थे जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करते थे, अपने दांतों का उपयोग करते थे, पंजों का उपयोग करते थे। यहाँ पे मेढक और छिपकली जैसे जीव जो हैं ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहीं पे रात में जागने वाले पक्षी केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। जैसे अगर हम उल्लू की बात करें, मतलब इनमें वर्ण भेद की कैटेगरी, मतलब वर्ण भेद का टैलेंट नहीं होता है। मतलब ये अगर रात में देखते हैं तो ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है इनका, इनकी आँख, कलर टीवी नहीं है इनकी आँख। ठीक है, तो ये जो उल्लू होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिर्फ सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और जंतुओं के बारे में बात करेंगे और उनकी कुछ विशेषताओं के, विशेष उनके जो लक्षण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथी, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बूढ़ी हथनी हाथियों के बीच की क्या होती है, नेता होती है। कौन, सबसे बूढ़ी, जो सबसे ओल्ड एज, ठीक है, जो सबसे ओल्ड हथनी, मतलब कि जो फीमेल हाथी जिसे हम कह सकते हैं, या मादा हाथी जिसे हम कह सकते हैं, ये जो मादा हाथी होती है ये अपने ग्रुप की क्या होती है, लीडर होती है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल इनके हाथियों के ग्रुप में 10 से 15 लोग होते हैं, और उन 10 से 15 लोगों में ज़्यादातर ग्रुप के मेंबर्स क्या होते हैं, फीमेल हाथी ही होते हैं। ये जो मेल हाथी होते हैं, मेल हाथी ये जो होते हैं ये 14 से 15 साल तक, ये 14 से 15 साल तक ग्रुप में रहते हैं। उसके बाद ये ग्रुप छोड़ करके चले जाते हैं, फिर ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ फीमेल हाथी बचती हैं। ठीक है, तो हाथियों के बारे में जो बात है कि हाथियों के ग्रुप में ज़्यादातर के फीमेल हाथी होते हैं। अगर मेल हाथी है तो वो 10 से 15 साल से कम उम्र का होगा, और हाथियों के जो ग्रुप होता है उसमें जो सबसे ओल्ड एज होता हथनी होती है, जो सबसे ओल्ड एज फीमेल मादा हाथी होता है, वही उनका क्या होता है, लीडर होता है, वही उनका नेता होता है। और ये जो हाथी जो होते हैं ये 100 kg तक क्या कर सकते हैं, पत्ते और झाड़ियों को खा सकते हैं, क्योंकि हाथी एक शाकाहारी जीव है, तो ये पत्ते और झाड़ियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो एक बार में ये क्या करते हैं, 100 kg क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ठंडा रखने की अनुकूलन क्षमता भी रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ठंडा कैसे रखते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो दरअसल हाथी जो अपने कान का उपयोग करके भी ये अपने शरीर को अनुकूलित रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कान से क्या करते हैं, हवा करते हैं, कानों को फ्लैप करते हैं, जिससे उनको हवा मिलती है, और उस हवा के कारण ये क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा हाथी आप देखेंगे ज़्यादा करके ये कहाँ रहते हैं, ज़्यादा करके अगर हाथी आप देखेंगे तो ज़्यादा करके ये पानी में रहते हैं। तो दरअसल पानी में जो कीचड़ होता है, मड होता है, मतलब जो गीली मिट्टी का जो लेप होता है, दरअसल ये गीली मिट्टी के लेप में भी अपने अपनी स्किन पे ये लगा लेते हैं, जिससे इनको क्या मिलती है,
इनको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाघ की। अब बाघ की अगर हम बात करते हैं तो इनकी देखने की शक्ति जो है काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, पक्षियों में बात करें तो बाज और चील जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते थे, लेकिन अगर हम बाघ की बात करें तो बाघ की देखने की शक्ति भी ज़्यादा होती है। किसकी? मनुष्य की अपेक्षा ये दुगना अधिक दूरी तक देख सकते हैं और ये रात में भी देख सकते हैं। ठीक है, और ध्वनि को सुनने के लिए अपने कानों को कई दिशाओं में घुमाते रहते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, ताकि ये लोग किसी चीज़ की आवाज़ को भी महसूस कर सकें। तो बाघों की कैटेगरी में, बाघों के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, इनकी देखने की शक्ति अत्यधिक होती है। मनुष्य की तुलना में अगर बात करें मनुष्य से दोगुना होती है और रात में भी ये देख सकते हैं। तीसरा जो जीव है ये है गैंडा। ठीक, स्थल पर पाए जाने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। ठीक, यह शाकाहारी होता है जिसका वजन 1000 किलो तक होता है। ठीक है, इसकी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। इसकी एक सींग होती है जो नाक के ऊपर होती है। ये है गैंडा के बारे में। ठीक है, स्थल पर पाए जाने वाला क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा जंतु है जिसका वजन 1000 किलो तक का हो सकता है। अब हम बात करते हैं जिराफ के बारे में। तो जिराफ पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु माना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 5 मीटर तक होती है। इसकी उम्र लगभग 25 साल तक होती है। ये बहुत कम सोते हैं, कितने, ये सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं औसतन। अगर हम यहाँ पे हाथियों की बात करें तो हाथी जो है ये 4 से लेकर के 6 घंटे ही सोते हैं। बाकी के टाइम क्या करते रहते हैं, ये जागते रहते हैं। और वहीं जिराफ की बात करें तो ये बहुत कम, लगभग 2 ही घंटे औसतन सोता है। अब अगर हम बात करें चिंपैंजी की, चिंपैंजी सबसे होशियार जानवर माना जाता है। ये समूह में रहते हैं। इनमें 3 से लेकर के 80 सदस्य हो सकते हैं इनके समूह में। हालांकि चिंपैंजी की जो कैटेगरी है, बंदर चिंपैंजियों की कैटेगरी, मनुष्य भी उन्हीं से डिराइव होके, उन्हीं से बनते बनते हो यहाँ तक आज पहुँचा है, इन्हीं कैटेगरी से। ठीक है, स्लाथ नामक एक जीव होता है। यह भालू जैसा जीव होता है। यह रात्रिचर जीव है जो दिन में लगभग 17 घंटे सोता है और रात भर ये क्या करते हैं, ये जागते हैं। ये कुछ जंतु हैं और उनके विशेष लक्षणों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग को जलीय जंतुओं के और उनके विशेष लक्षणों की बात कर लेते हैं। डॉल्फिन की बात करते हैं सबसे पहले। यह पानी के अंदर एक दूसरे के से संपर्क एवं संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। मतलब ये एक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन से संपर्क करने के लिए क्या करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, जिससे एक दूसरे को ये क्या करते हैं, पहचानते हैं। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊधी डॉल्फिन जिसे हम सूस कहते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसको आप एकदम से अंडरलाइन करके नोट्स में ऊंचे राइटिंग में, हेडिंग में कहीं पे आप लिख लीजिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात कर रहे थे, भारत के राष्ट्रीय पशु की बात कर रहे थे, भारत के राष्ट्रीय फूल की बात कर रहे थे। लेकिन अगर भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो कौन है, ऊधी डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसको आप एकदम से पॉइंट आउट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग व्हेल की बात करते हैं। तो व्हेल जो है, ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है जो बच्चों को जन्म देता है। इसकी आयु लगभग 90 साल की होती है। मतलब कई हाथियों के, अगर हम बात करें 50 से 100 हाथी, अगर बात करें एक वयस्क व्हेल की बात करें तो 50 से 100 हाथियों के बराबर इनका अकेले के व्हेल होते हैं ये। ठीक, अगले हम जीव की जो बात कर रहे हैं, गिलहरी। हालांकि ये जलीय जीव की कैटेगरी में नहीं आता है। यहाँ से हम अगर कैटेगरी को चेंज कर दें तो ये जलीय जीव की कैटेगरी यहाँ से चेंज हो जाती है। ये जलीय जीव की कैटेगरी अभी तक यहीं तक थी। ठीक है, अब जो अगला जीव आता है उसमें हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे गिलहरी की बात करेंगे। तो गिलहरी अब हमेशा अपने दांतों को घिसने का कार्य करती है, क्योंकि इसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। इसीलिए आप गिलहरी को जब भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ अपने दांतों से वो अपने आगे के जो हाथ होते हैं, आगे के जो हाथ, क्या उसे हम पैर भी बोल सकते हैं, उससे यूज़ करके कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। ठीक, सांपों के बारे में भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि इनके कान नहीं होते हैं, ये सुन नहीं सकते हैं, ये सिर्फ ज़मीन के कंपन को महसूस करके चलते हैं। ये रेंग कर चलते हैं। ये किसान के मित्र होते हैं। मित्र क्यों होते हैं किसान के मित्र? ऐसा नहीं कि किसान से इनकी कुछ दोस्ती है। दरअसल किसान मित्र की कैटेगरी क्या होती है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किसानों के लिए क्या होते हैं, जो किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो दरअसल सांप उनको क्या करते हैं, उनको खाते हैं। इसलिए ये किसानों के मित्र की कैटेगरी में
इन्हें कहा जाता है। वैसे किसानों का सबसे अच्छा मित्र जो माना जाता है वो कौन होता है, वो केचुआ माना जाता है, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। हालांकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अजगर जो होता है, अजगर सबसे लंबा सांप हो जाता है। ठीक है। हालांकि सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं, ये इनके अंदर विष होता है। विष जब ये किसी को काटते हैं उसके अंदर विष का ये क्या कर देते हैं, विष को डाल देते हैं दांतों के द्वारा, और फिर वो जहर जब किसी जंतु के शरीर में फैलता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो अजगर है, अजगर सबसे लंबा सांप है। ये दरअसल ये किसी को काटता नहीं है, इसके अंदर जहर की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये लोगों को क्या कर लेता है, निगल लेता है। ठीक है। करेत, कोबरा, दुबाई, काइफा, ये सब क्या होते हैं, ये सब सबसे जहरीले सांपों में से इनकी एक कैटेगरी होती है। अब बात करें केचुओं की, तो केचुआ यह क्या करता है, यह रेंग कर चलता है। दरअसल यह मिट्टी खाता है। ठीक है। मिट्टी को खाकर उसे क्या कर देता है, उपजाऊ बनाता है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। एक केचुए की औसतन आयु कितनी होती है, 8 साल की होती है। ये केचुए के बारे में कुछ बातें थी, विशेष लक्षणों के बारे में, कुछ जंतुओं के विशेष लक्षणों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे पक्षी एवं उनके कुछ विशेष लक्षण के बारे में। ठीक है। तो पक्षी जो होते हैं वे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। उड़ते क्यों हैं, क्योंकि इनकी हड्डियां जो है खोखली होती हैं, इनकी हड्डियों में हवा भरी होती है, जो इनको उड़ने में क्या करती है, मददगार होती है। और शरीर के इनके जो आकार होता है वो नाव के आकार का होता है, जो इनके उड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। तीसरी चीज जो होती है पंख होती है। मतलब अगर ये कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, अगर पक्षियों के अंदर उड़ने की जो कला है, तो इसके लिए नेचर ने उनके पूरे के पूरे बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, जो उड़ने के लिए उनको क्या करती है, अनुकूल बनाती है। पहली चीज़ क्या थी, पहले इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, हड्डियों में हवा भरी होती है, जिससे इनका भार क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, जो उड़ने में सहायक होता है। दूसरा, इनका आकार थोड़ा सा नाव के आकार का होता है। ठीक है। जो क्या करता है, जिनको जो भी वो भी इनको उड़ने में हेल्प करता है। तीसरा, भगवान ने इनको, प्रकृति ने इनको, ईश्वर ने इनको, गॉड ने इनको क्या दिया हुआ है, पंख दिया हुआ है, और ये पंख भी क्या करते हैं, इनको उड़ने में सहायता देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ पक्षियों और उनके विशेष लक्षणों के बारे में। अगर हम बात करें मजबूत दृष्टि वाले पक्षी, सबसे मजबूत दृष्टि किसकी होती है, तो ये इस कैटेगरी में कौन आते हैं, चील आते हैं, बाघ आते हैं, गिद्ध आते हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि गिद्ध अब एक विलुप्त होने वाले प्राणियों की, विलुप्त होने वाली कैटेगरी के अंदर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि गिद्ध हमारे लिए क्या, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छे पक्षी थे। अच्छे इसलिए थे क्योंकि ये अपमार्जक का काम करते थे, हमारे लिए सफाई का काम करते थे गिद्ध। जब भी किसी जंतु जानवर की मृत्यु हो जाती थी, जिन्हें ऐसे हम फेंक देते थे, या अगर फेंकने की प्रथा जब नहीं थी, तभी भी ये क्या करते थे, ये उन मरे हुए मांस को खाकर उसे साफ कर देते थे। क्योंकि मरा हुआ मांस अगर पड़ा रहेगा, सड़ेगा, सड़ने के बाद उसमें विशेष प्रकार के बैक्टीरिया उसमें पैदा होंगे, जो वातावरण में फैलेंगे अन्य अन्य माध्यमों से द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, तथा ये अन्य लोगों को भी क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, अन्य जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन गिद्ध क्या करते थे, गिद्ध उन मरे हुए जानवरों को, मरे हुए जो जानवर होते उनको खाते थे, और हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते थे। तो वातावरण शुद्धता में इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा कहा जा रहा है कि ये विलुप्त होने की कैटेगरी में भी आ गए हैं। तो सबसे मजबूत दृष्टि वाले अगर पक्षियों की बात करें, तो इसमें चील, बाज और गिद्ध आता है। सॉरी, ये बाज है, ना कि बाघ है। यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये इसे कहते हैं बाज। ठीक है। ऐसे पक्षी जो अपनी गर्दन घुमा सकते हैं 360, मिस्टर 360, एबी डिविलियर्स, सूर्य कुमार यादव। तो ये सूर्य कुमार यादव यहाँ पे कौन है, उल्लू और मीना, ये लोग कौन है, ये मिस्टर 360 हैं। जैसे क्रिकेट IPL के 360 सूर्य कुमार यादव और एबी डिविलियर्स को कहा जाता है, वैसे गर्दन घुमाने के मामले में पक्षियों में कौन है, ये यही है, उल्लू और मीना, सूर्य कुमार यादव और एबी डिविलियर्स हैं। ठीक है। घोंसला के लिए अगर हम बात करें, सामान्य घोंसलों की बात करें, तो बुलबुल जो है ये सामान्य घोंसला बनाती हैं। मुलायम कौन होता है, रॉबिन, ये मुलायम घोंसला बनाते हैं। ठीक है। मतलब इनके घोंसले में दरअसल घास होता है, मुलायम पंख होते हैं, जड़ होती हैं, ऊन होती है, कपास, इनको जहाँ से भी मुलायम चीज़ें मिलती हैं उसको ये आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अपना घोंसला बनाते हैं। इसलिए इनका घोंसला क्या होता है, मुलायम होता है। कोयल की बात करें तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत चालाक पक्षी है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवे के घोंसले में अंडे देती है, क्योंकि कौवे और कोयल का रंग सेम होता है। तो शुरू में जब कोयल का बच्चा पैदा होता है तो कौवा उसे पहचान नहीं पाता है। ठीक है।
बहुत चालाक जीव है ये कोयल, बहुत चालाक पक्षी। ठीक है, आवाज़ मीठी है, आवाज़ मीठी के ऊपर मत जाइए इसके। सोन चिड़िया, इसकी कैटेगरी क्या है, इनका घोंसला लटका हुआ होता है। दर्जी चिड़िया क्या करती हैं, ये घोंसलों को सिलती हैं, दरअसल घास और घास फूस की मदद से ये घोंसलों को सिलती हुई है। कठफोड़वा, ये घोंसला नहीं, ये इनका घोंसला क्या होता है, ये अपनी चोंच से लकड़ी को खोद कर घोंसला बनाता है। मतलब लकड़ी के अंदर, पेड़ के अंदर ये अपनी ठोंठ से खोद खोद करके उसके अंदर छेद कर देता है, फिर उसके अंदर जाके बैठ के घोंसला बनाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध की बात करें, दो तरह के संबंध होते हैं, एक सहजीवी होते हैं, एक परजीवी होते हैं। यहाँ पे हम सहजीवी की बात करते हैं। सहजीवी में कौन होता है, भैंस और बगुला के बीच में क्या होता है, भैंस बगुला और कभी कभी भैंस और कौवे के बीच में भी उतना ज़्यादा नहीं कह सकते हम, लेकिन भैंस और बगुले के बीच में जो होता है वो सहजीवी संबंध होता है। इसमें क्या, इस सहजीवी संबंध में क्या, सहजीवी मतलब ये होता है कि जब हम एक दूसरे की हेल्प से भोजन को ग्रहण करते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है, जैसे अगर इंसान मांस खा रहा है या बाघ मांस खा रहा है तो दरअसल वो मांस खाने का मतलब क्या है, एक दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन भैंस और बगुले के बीच में जो सहजीवी संबंध है, इसमें किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। दरअसल बगुला क्या करता है, बगुला भैंस की पीठ पर बैठा रहता है और भैंस के ऊपर जो परजीवी होते हैं, मतलब जो जुएं होते हैं, जो कीड़े होते हैं भैंस के शरीर में जो लपटे हुए होते हैं, ये उन कीड़ों को खाता है। तो दरअसल ये दोनों को बेनिफिट होता है। भैंस के टर्म में अगर बात करें तो भैंस और बगुले के टर्म में यह एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर भैंस और जुएं की बात करें, कीड़े की बात करें, तो कीड़े क्या करते हैं, भैंस के अंदर से क्या करते हैं, रक्त को चूसते हैं। उस कैटेगरी में वो क्या करते हैं, वो भैंस को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बगुला भैंस को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर हम सर्वाहारी पक्षी की बात करें तो या तो पक्षी मांसाहारी होते हैं या तो वो शाकाहारी होते हैं। लेकिन सर्वाहारी पक्षी की अगर बात करें तो मोर जो है वो सर्वाहारी पक्षी की कैटेगरी में आता है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। तो इसलिए आप इस चीज़ को एकदम से अंडरलाइन करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं ना उड़ने वाले पक्षी के बारे में। हालांकि शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ता है, लेकिन यहाँ पे जिस पक्षी की हम बात कर रहे हैं वो एकदम विशेष कैटेगरी का पक्षी है। पेंगुइन की बात करते हैं। ये उड़ता नहीं है, ये पानी में तैरता है। अभी तक हम लोग पानी में तैरने वालों को क्या कहते थे, जलीय जंतुओं को कैटेगरी में जानते थे। लेकिन यहाँ पे जिस पक्षी की हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन है, पेंगुइन है। ये उड़ता नहीं है बल्कि पानी में तैरता है, अंडे देता है। और बर्फीले इलाकों में पेंगुइन क्या करते हैं, ये झुंड में रहते हैं। ठीक है, धूप सेकते हुए आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ठंडे इलाकों में रहते हुए इन्हें। ठीक है, तो ये है पेंगुइन पक्षी की विशेषता। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ जंतुओं से जो मनुष्य को लाभ होता है। तो जंतु पर्यावरण के बहुत मुख्य घटक होते हैं जिनकी पर्यावरणीय क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष भूमिका होती है समस्त जंतुओं की। ठीक है, और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जो जंतु हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी लाभदायक होते हैं, जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता है, उनकी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, उनके नाम दिए गए हैं तथा उनसे क्या लाभ हमें मिलता है उसका वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अगर हम मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, मधुमक्खी से हमें शहद और मोम मिलता है। रेशम के कीट से हमें रेशम मिलता है। लाख के कीड़े से हमें लाख मिलता है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख, मछली, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें दूध, मांस और अंडा मिलता है। भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश, इनसे हमें ऊन मिलता है। गाय, बैल, मैंस, हिरन, भेड़, ये सब इनसे क्या मिलता है, इनसे हमें चमड़ा मिलता है। खच्चर, घोड़े, बैल, ऊँट ये हमें यातायात के साधन में काम आते हैं और आते थे भी कह सकते हैं, और ये भार ढोने के भी काम में आते हैं। हालांकि अब क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं तो इनकी उपयोगिता काफ़ी कम हो गई है। वहीं हम अगर बात करें चील, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िए, गुबरैले, तो ये हमारी क्या करते हैं, ये हमारे सफाई करने के काम आते हैं। हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को साफ करने में बहुत हद तक ये मदद करते हैं क्योंकि मरे हुए जीवों का ये मांस खाते हैं। मछली, सुअर, शार्क, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें मांस मिलता है और साथ ही साथ इनका उपयोग किया जाता है किसके, क्या बनाने में, दवा बनाने में किया जाता है। गाय, भैंस, अगर घोड़ा की बात करें तो ये पालतू पशु होते हैं जिन्हें हम पालते हैं और इनसे कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ उपयोग होता है। जैसे गाय की बात करें तो हमें उनसे दूध मिलता है, गोबर मिलता है जिसका हम उपयोग करते हैं। भैंस और घोड़े की बात करें तो घोड़े की बात करें अगर हम, तो घोड़े से हम यातायात बेसिकली करते थे, भार ढोते थे पहले। अब इसकी उपयोगिता क्या हो गई है, कम हो गई है।
अगर हम यहीं पे मनोरंजन की दृष्टि से बात करें तो मुर्गे की लड़ाई एवं भालू एवं बंदर का नाच, जिसको हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, मनोरंजन इंटरटेनमेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अब तो हालांकि बहुत कम करते हैं। पहले जब मनोरंजन के साधन टेलीविज़न, इंटरनेट, जियो, इतने सारे OTT ऐप्स, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम नहीं थे, टीवी टेलीविज़न नहीं थे, तो उस केस में इन्हीं चीज़ों से हम मनुष्य क्या करते थे, अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है, हम जंतुओं की और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ कैटेगरीज की बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है पशुपालन की कैटेगरी। तो दरअसल पशुपालन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु पालतू एवं घरेलू जीवों को पालता है। ठीक है, तो पशुपालन प्रक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, हम पशुओं को पालते हैं किस लिए, अपनी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इसमें मनुष्य उनकी विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, जिससे वह विभिन्न उपयोगी वस्तु अथवा मानव उत्पाद मानव को प्रदान कर सकें। जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, मांस हो गया, ऊन हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, दूध के लिए हम क्या करते हैं, गाय या भैंस पालते हैं, फिर उनसे दूध निकालते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम भेड़ की बात करें, मुर्गों की बात करें, तो उनको क्या करते हैं, उनको हम पालते हैं, उनसे मांस मिलता है हमें। भेड़ की बात करें तो उनसे हमें ऊन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया पशुपालन। मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्य पालन में जहाँ पे हम मछलियों को पालते हैं तालाब में, आजकल ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके बाद हमें क्या मिलता है, उनसे मांस प्राप्त होता है तथा कुछ मछलियों को यूज़ करके दवाएं भी बनाई जाती हैं। अब मधुमक्खी पालन की अगर बात करें तो मधुमक्खी पालन, जिससे हमें शहद मिलता है और मोम मिलता है। शहद का एकमात्र जो स्रोत है, एकमात्र जो जरिया है प्राप्त करने का, वो मधुमक्खी के थ्रू ही हो सकता है। तो इसलिए मधुमक्खियों का पालन बड़े स्तर पर किया जाता है विभिन्न राज्यों में। ठीक है, अगर मधुमक्खियों का पालन की बात करें तो ये मुख्य रूप से हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में किया जाता है। इसके पालन का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो नवंबर से फरवरी तक का होता है। ये जो 4 मंथ होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय मधुमक्खी के लिए उपयुक्त तापमान मौजूद रहता है और इसी मौसम में रानी मधुमक्खी सर्वाधिक अंडे देती है। दरअसल जो लीडर होती है मक्खियों की, रानी मधुमक्खी होती है, वो इसी मौसम में क्या करती है, सबसे ज़्यादा अंडे देती है, जिससे सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ पैदा होती हैं। और वो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों के रस को निचोड़ करके ले आती हैं और उससे शहद बनाती हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बड़े पैमाने पर यहाँ पे इन राज्यों में किया जाता है। किसमें, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। हालांकि एग्रीकल्चर की अब जो टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं, जो आर्टिफिशियल टेक्निक मधुमक्खियों को पालने की डेवलप की गई हैं, उसके अंतर्गत इनको कहीं भी पाला जा सकता है, पॉली हाउस बना के, ग्रीन हाउस बना के। वो तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी का कम यूज़ तो इन राज्यों में सबसे अधिक इनको मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो होता है आपका चैप्टर ये पूरा का पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो भी आपको नोट्स चाहिए होगा, ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे टीचर्स पॉइंट 247 तो वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पे आप टीचर्स पॉइंट 24/7 के नाम से चैनल को सर्च करके उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे जो हमारा इरादा यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का नहीं है। हमारा इरादा है कि पहले हम बच्चों को जो बुनियादी नॉलेज है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, पहले बुनियादी नॉलेज उन्हें दें, उन्हें वो चीज़ें पढ़ाएं। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करके, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और आपसे कहेंगे कि सर आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप हमारा पेड कोर्स लीजिए। नहीं, यहाँ पे पेड कोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हम यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जो किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे शायद ही आपको मिल पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके का जो अप्रोच है, जो हमारा अप्रोच सिर्फ यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपकी टीचिंग का जो ड्रीम जॉब है, उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की बात है, उसको लेकर के जो आपका ड्रीम जॉब है उसको पूरा करने के लिए जो हमारी तरफ से मदद है आपको, जो हमारी तरफ से सहायता है, जो हम आपको
कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं वो पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और यूट्यूब पे आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, टीचर्स पॉइंट 24/7। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा या फिर किसी अन्य तरह के स्टडी मटेरियल का यूज़ करके आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल्स के लिए अगर आपको ये पूरा का पूरा PDF मटेरियल चाहिए तो PDF मटेरियल के लिए आपको टीचर्स पॉइंट 24/7 टेलीग्राम के चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।